तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले 3 अलग अलग इंसिडेंट के बारे में आपको जानकारी दे दूं, तीनों बेहद अफसोसनाक। एक, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में एक भारतीय परिवार रहा करता था। ट्रांसपोर्ट का उनका अपना बिजनेस था। परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी, एक 8 महीने की बच्ची और एक पति का और भाई बड़ा। ये लोग पंजाब के होशियारपुर इलाके के रहने वाले थे और बरसों से अमेरिका में रह रहे थे। 3 अक्टूबर को अचानक इन चारों का किडनैप हो जाता है। बाद में एक सीसीटीवी के जरिए पता चलता है कि इन चारों को एक ट्रक में बिठा कर ले जाया गया, उन्हीं के ट्रक में। उसके बाद पुलिस ढूंढती है, पर फिर उनका एटीएम के जरिए पता चलता है कि कहाँ पे यूज़ किया गया, इन्हीं में से एक का। तो वहाँ तक पुलिस जाती है और आखिरकार अफसोसनाक अब खबर ये आई कि एक दूर दराज सुनसान इलाके के एक गार्डन में, एक बाग में इन चारों की लाश मिली है। चारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में पुलिस ने किडनैपर को पकड़ा, हालांकि उसने भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी और वो अस्पताल में है, लेकिन उसे पकड़ लिया है। इससे पहले वो किडनैपिंग कर चुका था, 2015 में ही जेल से बाहर आया था। तो एक बेहद अफसोसनाक खबर ये एक भारतीय परिवार की, जिसको पहले किडनैप किया गया और फिर मारा गया। इसके अलावा 2 और बड़ी ही बुरी खबर आई। एक आई है थाईलैंड से, नॉर्थ थाईलैंड, और दूसरी अमेरिका से ही सटे मैक्सिको से। थाईलैंड में एक पुलिस अफसर जिसको नौकरी से निकाल दिया गया, अब पता नहीं किस बात का उसको गुस्सा था। वो एक चिल्ड्रन, जो चाइल्ड डे केयर होता है, स्कूल जहां माँ बाप वर्किंग होते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, वो अचानक वहां घुसता और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। 22 बच्चे और 2 टीचर समेत कुल 34 लोगों की मौत हो जाती है। इन 34 लोगों को मारने के बाद वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी बीवी और बच्चों को भी गोली मारता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। तो करीब 37-38 लोगों की मौत हो गई। अब उसने ऐसा क्यों किया, किस गुस्से में किया, ये अभी तफ्तीश हो रही है, इस बात की जांच हो रही है। लेकिन जो खबर आई वो ये कि उसको कुछ वक्त पहले पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया था। सेम ऐसे ही एक शूट आउट अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में हुआ। वहाँ के मैक्सिको सिटी हॉल में, उस सिटी हॉल में कुछ बंदूकधारी पहुंचे और उन्होंने वहाँ के जो बिल्डिंग थी सिटी हॉल की, अंधाधुंध गोलियां चलाई। दीवारों पर अगर आप गोलियों के निशान देखें तो चौंक उठेंगे। पूरी दीवार चारों तरफ से छलनी है। इस शूटआउट में वहाँ के मेयर समेत कुल 18 लोगों की जान चली गई। तो 18 लोग शूटआउट में मैक्सिको में, 34 उस डे केयर में, और हमलावर और उसकी बीवी और बच्चों की मौत मिलाकर इतने सारे लोगों की मौत हुई है। मैक्सिको का हमलावर अभी पकड़ा नहीं गया, उसने ये गोली क्यों चलाई ये अभी सामने आया नहीं है। लेकिन थाईलैंड की खबर आ चुकी है कि वो मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली थी। और अब आज की कहानी चंबल के एक ऐसे डाकू की कहानी जिसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये वो डाकू है जिसका जब एनकाउंटर हुआ तो पूरे देश ने लाइव देखा। उनको दिखाने वालों में एक हम लोग भी थे। ये वो डाकू है जिसका एनकाउंटर करीब 52 घंटे तक चला, 3 दिन, 2.5 दिन। ये वो डाकू है जिसे मारने के लिए करीब 400 से ज्यादा पुलिस वालों ने पूरे इलाके को घेर रखा था और वो अकेला था। ये वो डाकू है जिसे पकड़ने और मारने के लिए जिस घर में वो छुपा था, उसके आसपास के गांव के तमाम घरों को जला दिया गया, आग लगा दी गई पुलिस की तरफ से, ताकि उस आग के चपेटे में आने से वो बचना चाहे तो बाहर निकल आए। ये वो डाकू है जिसने अपनी बहन की आबरू जब लुटी और उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो चंबल का उसने रुख किया और डाकू बन गया। आज की कहानी जो है वो एक ऐसे मुठभेड़ की कहानी है जिसे शायद हिंदुस्तानी टीवी के पर्दे पर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। कहानी डाकू घनश्याम केवट की। 2003 की बात है। ये घनश्याम केवट यहीं यूपी में रहा करता था। 2003 में इसी के गांव के एक शख्स ने इसकी बहन की इज्जत लूट ली, घनश्याम की। और उस शख्स का नाम था बृजभान सिंह, जिसके ऊपर रेप का इल्जाम था। और ये उसका गांव था सुखल। तो वहीं के ये बृजभान सिंह था, उसने इज्जत लूट ली। जब उसे पता चला तो वो पुलिस स्टेशन भागा, जाकर पुलिस वालों से फरियाद की कि उसकी बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ, रिपोर्ट लिखकर उसे पकड़ा जाए। पुलिस वालों ने उसे टरका दिया। कई दिनों तक वो पुलिस के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी फरियाद नहीं सुनी।
न उसकी रिपोर्ट लिखी, और वो अंदर ही अंदर गुस्से में था कि उसकी बहन के साथ जिन लोगों ने ऐसा काम किया वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसी दौरान में उसने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी थी कि जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, चंबल के बागी जो चंबल के डाकू हैं वो इंसाफ दिलाते हैं। तो उसने कहा पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, चलो चंबल ही चलते और वहीं से कुछ इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब ये चंबल पहुंचा, वहां पे एक केशव घनश्याम केवट जब वहां पहुंचा तो एक और डाकू था सरदार केशव, उसने उसका गैंग ज्वाइन कर लिया। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए, उसने बताया कि मेरी बहन के साथ ये हुआ है। फिर उस गैंग में वो शामिल हो गया। धीरे धीरे वक्त बीता, उसने अपने उस बहन के गुनहगार को उसकी रेकी करनी शुरू की, और फिर एक दिन मौका मिला तो गैंग के साथ उस गांव में जाकर धावा बोलता है और पहला कत्ल उसी शख्स का करता है जिस शख्स ने उसकी बहन की आबरू लूटी थी। इसके बाद एक बार अब उसने गोली चला दी बंदूक हाथ में, चंबल साथ में, डाकुओं का एक तरह से साया भी सर पे। इसके बाद वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखता, अब वो पूरी तरह बागी हो चुका था। अब वो लूटपाट कत्ल फिरौती के काम में लगा रहा। थोड़े दिन के बाद जिस गैंग को ज्वाइन किया था उसके सरदार की मौत हो गई। अब अगला सरदार इसकी सारी चीज़ों को देखते हुए घनश्याम केवट को इस गैंग का सरदार बना दिया गया। अब धीरे धीरे इसने पूरे इलाके में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। लोगों को मारता, फिरौती के लिए उठाता, कत्ल करता। पुलिस की नज़र में पहली बार जब आया जब एक ही परिवार के 4 लोगों को मारा जिसमें बच्चे भी थे। कुछ किडनैपिंग की, फिरौती नहीं मिली, उन्हें मार डाला। तो धीरे धीरे अब कत्ल और इसकी दहशत बढ़ती जा रही थी और पुलिस अब इसे पकड़ना चाहती थी, क्योंकि चंबल में आमतौर पर उसी डाकू के ऊपर पुलिस की नज़र जाती है जब वो थोड़ा सा नाम वाला हो जाता है। जब तक नाम नहीं होता तब तक पुलिस भी खामोश बैठी रहती है कि एक बार ज़रा इसका नाम हो, थोड़ा बड़ा हो, तो फिर इनाम विनाम हो, फिर पकड़ा जाए। तो अब इसका चूंकि इतने सारे मुकदमे होने लगे तो अब पुलिस को भी लगा कि चलो इसको पकड़ते हैं। एक बार घेरा, लेकिन उस मुठभेड़ में 1-2 पुलिस वाले मारे गए और वो बच के निकल गया। तब 10,000 रुपये का उसके ऊपर इनाम रखा गया। अब उसके पीछे पुलिस पड़ गई क्योंकि एक पुलिस वाले का कत्ल हुआ था। कुछ वक्त के बाद दोबारा मौका मिला, फिर पुलिस ने घेरा, लेकिन फिर वो बच निकला। लेकिन इस बार भी कुछ लोगों की जान गई। अब वो इनाम 10,000 से 50,000 हो गया। लेकिन घनश्याम केवट पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा, उसका आतंक बढ़ता जा रहा है। पुलिस वालों का भी खून उसके सर पर है। अब ये भी था कि पुलिस को कुछ करना चाहिए। पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछा रखा था। तभी 2009 की तारीख आती है। लगभग 6 साल हो गए थे उसको अपना आतंक मचाते हुए और डाकू बन हो गए। 2003 में वो बना था, अब 2009 का साल आ गया, जून का महीना था। पुलिस ने अपने मुखबिरों को जाल को हर तरफ बिछा रखा था। तभी पुलिस को एक मुखबिर से पता चली, 16 जून की तारीख थी वो, कि घनश्याम केवट इलाहाबाद से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जमौली गांव है, वहां पर डेरा डाले हुआ है। वो किसी से मिलने आया। खबर पक्की थी। पुलिस की एक फौरन टीम आसपास के जो थानों की थी वो पहुंच गई जमौली गांव में। उन्हें लगा कि चलो ये काफ़ी हैं, 30-40 पुलिस वाले घनश्याम केवट को घेर लेंगे, दबोच लेंगे, मार देंगे। लेकिन इधर घनश्याम केवट को भी पुलिस के आने की खबर मिल गई थी। अब उस गांव में सारे कच्चे मकान थे। एक ही मकान था पक्का जो 2 मंजिला। उसने फौरन उस घर के मकान मालिक को बाहर फेंका और उस घर पे कब्जा कर लिया और अकेला था, उसके अब साथी नहीं थे वहां पर। अब उस घर की दूसरी मंजिल पर वो ऐसी जगह पर जाकर छुप गया जहां से वो पूरे गांव दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ नजर रख सकता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इधर पुलिस की टीम जब पहुंची तो उसे पता चल गया कि घनश्याम केवट इस घर के अंदर छुपा हुआ है। 16 जून दोपहर की बात है ये, 2009। पुलिस टीम ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही। वो ऊपर से नजरें गड़ाए था, चारों तरफ देख रहा था पुलिस वालों को। फिर इसके बाद अचानक उसने फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग शुरू की तो पुलिस वाले पीछे हटने लगे। अब इसके बाद शाम हो गई, शाम को भी फायरिंग चल रही है। अब उसके पास पीने के लिए पानी, एक कंट्री मेड राइफल और सैकड़ों कारतूस घनश्याम केवट के पास, और अकेला। अब उस घर के अंदर वो अकेला है। पुलिस की टीम नीचे है, वो ऊंचाई पर है, लगातार गोलियां चला रहा है। उसके लिए गोली चलाकर निशाना बनाना आसान है, पुलिस के लिए नीचे से ऊपर गोली चलाकर उसको निशाना बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो दीवारों की ओट में है। पहली शाम और रात गुजर गई। अब पुलिस
वाले भी आगे नहीं बढ़े क्योंकि उनको मालूम है कि वो सबसे ज़्यादा खुले में है और निशाने पर है। रात को भी फायरिंग होती रही, अब सुबह हो गई। अब तक करीब 20 घंटे गुजर चुके थे। अब इस दौरान में जब गोलियां लगातार चल रही हैं तो इन्हें भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर यह हुआ कि इतने पुलिस वालों से काम नहीं चलेगा। आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे, फिर उन सभी को कहा गया कि वहाँ से जितनी भी पुलिस वाले हैं और जो STF की टीम है उन सबको बुलाया जाए, जिसमें चित्रकूट के साथ कौशाम्बी, हमीरपुर, बांदा, इन सब से एक्स्ट्रा फोर्सेज मंगाई गई। फिर सीनियर अफसरों को खबर मिली कि शूट आउट चल रहा है, गोली चल रही है और घनश्याम केवट एक घर में है लेकिन हाथ नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे करके अगले दिन यानी कि 17 जून को करीब 400 पुलिस वाले इस जमौली गांव में उस मकान के चारों तरफ फैले हुए। गोलियां लगातार चल रही हैं। इधर गांव को खाली करा लिया गया, लेकिन घनश्याम केवट अब भी हाथ नहीं आया। उधर उसकी गोली से अब तक 4 पुलिस वालों की जान जा चुकी है। 3 को गोली लग चुकी है, वो गंभीर हैं, उनमें 1-2 सीनियर अफसर हैं। अब जब 4 पुलिस वालों की मौत, 3 पुलिस वालों को गोली लगना, और इधर ये खबर आ गई कि एक लाइव शूटआउट चल रहा है, मीडिया के OB वैन, रिपोर्टर सब पहुंच गए। अब टीवी पे चल रहा है, वहाँ के उस वक्त जो DGP थे वो भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं वो बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने ज्ञान दे रहे हैं। तो अब घनश्याम केवट के इस एनकाउंटर की खबर हर न्यूज़ चैनल पर लाइव चल रही है और लगातार हर घंटे बीतते बीतते कई चैनल पर तो बाकायदा घंटे भी चल रहे हैं, कितने घंटे से लगातार। लेकिन घनश्याम केवट अकेला और दूसरी तरफ 400 पुलिस वाले, और वो इस एनकाउंटर को ख़त्म नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे फिर वक्त बीती, शाम हो गई, शाम से रात हो गई, फायरिंग होती रही लेकिन घर से गोलियां आनी बंद नहीं हुई। 16 को ये शुरू हुआ था, 17 भी बीत गया, अब 18 जून की तारीख आ गई। अब 18 जून की तारीख आ चुकी थी, लगभग 30-35 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। अब भी एक अकेला शख्स, एक अकेला डाकू एक घर में दूसरी मंजिल पर बैठा हुआ, नीचे 400 पुलिस वाले घेरे हुए और वो उनके काबू में नहीं आ रहा है। इधर अब न्यूज़ चैनल पर भी खबरें चल रही हैं, पुलिस अलग प्रेशर में है कि एक अकेले डाकू से निपटने के लिए शायद पुलिस की ट्रेनिंग सही नहीं है, तैयारी सही नहीं है। पुलिस को भी लगा कि अब ये ज़्यादा लंबा खींचेगा तो उतनी भत पिटेगी, बदनामी होगी। इसी के बाद फिर एक आला पुलिस अफसर ने फैसला लिया कि इस घर में, जिस 2 मंजिला घर में ये छुपा हुआ घनश्याम, उसके आसपास में सब कच्चे और खपड़ैल के और घास फूस के भी घर थे। पुलिस ने कहा कि तमाम घरों को आग लगा दी जाए। घर वालों को तो पहले ही सबको निकाल चुके थे, ताकि उन आग की लपटों में वो घिर जाए और फिर बाहर निकले और हम उसे मार दें। अब उस घर के इर्द गिर्द के तमाम घरों को आग लगा दी गई, लेकिन घनश्याम फिर भी बाहर नहीं निकला। करीब 8 घंटे तक घरों में आग लगी रही, आग जलती रही, शोले उठते रहे, धुएं उठते रहे। 8 घंटे बाद वो तमाम घरों की आग खुद ही बुझ गई, लेकिन घनश्याम नहीं निकला। और वो कहीं गया भी नहीं, इसलिए कि 8 घंटे के बाद उस घर से फिर भी गोली चलने की आवाज़ें आ रही है। अब 18 जून की भी तारीख निकल गई। गोलियां, आप सोचिए कि कितनी गोली होगी उस एक डाकू के पास। और इधर 400 पुलिस वाले, तमाम हथियार बंद, ये भी नहीं कि डंडे के साथ, पूरे इलाके को चारों तरफ से उस घर को घेरे हुए। लेकिन उनकी दुश्वारी, उनकी मुश्किल भी ये थी कि डाकू ऊंचाई पर, वो नीचे, वो चारों तरफ देख सकता है, ये उसको देख भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि दीवार की ओट में है, और सही निशाना लेकर गोली चला रहा है। अब आखिरकार 19 जून की तारीख आ जाती है। अब ये तीसरा दिन है, अब भी गोलीबारी जारी है, अब भी न्यूज़ चैनल पर सारी खबरें चल रही हैं। और अब पुलिस भी परेशान है कि एक अकेला डाकू और 3 दिन से इतने सारे फोर्स को लेकर हम मुकाबला कर रहे हैं और उसको मार नहीं पा रहे हैं, तो एक तरह से खिंचाई भी हो रही है पुलिस की। अब इधर यह भी था कि कब तक गोली चलाएगा और कितनी गोलियों का उसके पास जखीरा होगा। लेकिन करीब 3 दिन निकाल दिए उसने और अभी भी गोली चला रहा है, इसका मतलब उसके पास कारतूस काफ़ी हैं। अब 19 जून की शाम आ गई। शायद घनश्याम केवट के पास अब कारतूस खत्म होने जा रहा था, क्योंकि लगभग 52 घंटे उसने निकाल दिए थे और 52 घंटे में लगातार वो गोलियां चलाता रहा था। इन 52 घंटों में वो सिर्फ पानी पीता और पुलिस वालों पे गोलियां चलाता। 52 घंटे बाद शायद उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास गोली है नहीं और ज़्यादा देर फायरिंग नहीं करेंगे, पुलिस को अंदाज़ा हो जाएगा, फिर पुलिस की टीम ऊपर आ सकती है, फिर उसे मार देगी। उसने शाम होने का इंतज़ार किया। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ, उसने 2nd फ्लोर से उस घर में
छुपा हुआ था, पीछे की तरफ से एक लंबी छलांग मारी, बहुत ही लंबी, जिससे वो घर से बहुत दूर जाकर गिरे। ऊंचाई भी थी लेकिन उसकी छलांग भी लंबी थी, और उसने लंबी छलांग मारी अचानक अंधेरे में और उसके बाद दौड़ पड़ा। इत्तेफाक से चूंकि उस घर को, उस गांव को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था, तो उस बिल्डिंग से एक शख्स के कूदने की इस हरकत को पुलिस वालों ने देख लिया। अब उस दौड़ते हुए शख्स के पीछे भागे। उधर घेरेबंदी और नाकेबंदी चारों तरफ से थी, अंधाधुंध गोलियां चलने लगी, लेकिन अंधेरा था, कुछ पता नहीं। करीब घंटे भर के बाद गोलीबारी थमी। अब पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन में लग गई। जिस तरफ वो पीछे की तरफ भागा था, वहां पीछे सुनसान खेत और जंगल था। ढूंढते ढूंढते आखिरकार 19 जून की रात को घर के पीछे कुछ दूरी पर पुलिस को एक शख्स की लाश मिली जो गोलियों से छलनी थी। इसके बाद उस लाश का चेहरा देखा गया, उसकी शिनाख्त की गई। घनश्याम केवट था। 52 घंटे तक 400 पुलिस वालों के सामने इस एनकाउंटर में वो जिंदा रहा, लड़ता रहा, और इस दौरान उसने 4 पुलिस वालों को शहीद किया। 3 पुलिस वाले घायल हुए, और 52 घंटे बाद कहीं जाकर उसका खात्मा हुआ। ये देश में कोई भी एक किसी डाकू या क्रिमिनल के साथ हुए एनकाउंटर की सबसे लंबी घटना है। इससे लंबी घटना या इससे लंबा एनकाउंटर इसके अलावा कोई और नहीं चला है। 50,000 रुपये का इनाम था इस घनश्याम केवट पर, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में करीब 52 लाख रुपए खर्च हुए थे। 52 लाख। 50,000 इनामी डाकू के इस ऑपरेशन का खर्चा 52 लाख था। 400 पुलिस वाले थे, 4 की जान गई, 3 जख्मी हुए, और तब जाकर एक डाकू की कहानी का अंत हुआ। तो ये थी घनश्याम केवट की कहानी, जिसे पूरे देश ने लाइव देखा था इस एनकाउंटर को, और 52 घंटे तक कैसे पुलिस और डाकू के बीच ये एक तरह से मुठभेड़ चली। तो कहानी में इतना ही आज, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मुस्कान शर्मा का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुस्कान। और ऋतिक द्विवेदी ने भेजा है। इसके अलावा इवानका बिश्नोई का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इवानका। और साथ ही अनन्या बिश्नोई का भी बर्थडे है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और विकास बिश्नोई ने भेजा है। नवरत्न मल सैन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नवरत्न। और राम स्वरूप इंदौरिया ने भेजा है। साथ ही जसकोमल सिंह कुलार्स, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जसकोमल। और ये नरदीप कौर और जगजीत सिंह के बेटे हैं। ये दोनों कनाडा में रहते हैं, ये तीनों, बल्कि नवदीप कौर एंड जगजीत सिंह। साथ ही पूजा शाह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा जी। और ये रोहित की वाइफ है। इसके अलावा अंकित गुप्ता का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंकित, और गोरखपुर से है ये। इसके अलावा स्नेहा यादव जबलपुर से, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्नेहा। साथ ही जयदीप हैं। इसके अलावा प्रशांत सिंह ने कहानी की फरमाइश की है। भावेश सिडनी से हैं, आपको मेल भी किया उन्होंने भावेश भाई, और पक्का पाएंगे तो जरूर मुलाकात होगी इंडिया। इसके अलावा श्रुति सिंह इन्होंने, हाँ, श्रुति सिंह के अलावा श्रुति सिंह, अजय ठाकुर, उस्मान अंसारी और अविनाश कुमार, और भी कई लोगों ने कहा था कि कल की स्टोरी रिपीट है। कल की स्टोरी वाकई रिपीट हुई थी, और कई बार हो जाती है। अब इतनी सारी कहानियां हैं कि भूल जाता हूं, तो उसके लिए माफ़ी। साथ ही देविका दुबे, थैंक यू सो मच देविका, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, और कोशिश करूंगा बिल्कुल आपके एकदम एक बड़ा भाई का जो रोल होता है वो मैं निभाऊं। तो ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छा रखे, और इस प्यार भरे रिश्ते के लिए वाकई दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद नदीम हैं। इसके अलावा देवराज प्रजापति हैं, डैनी सिंह हैं, रोहन लाड हैं, और प्रदीप कासवान एंड पूनम, आप दोनों का भी दिल से शुक्रिया। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।